जब स्नेहा से शादी हुई तो घर में सब खुश थे। एक सुंदर पत्नी, ऊपर से घर का सारा काम करने में दक्ष थी। माँ पिताजी तो खुश थे ही, लेकिन मैं भी बहुत खुश था। शादी के 4 साल बाद माँ की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी स्नेहा पर आ गई और घर वालों के प्रति उसका व्यवहार भी बदलने लगा। कई बार मैंने उसे मना किया, पर वह नहीं मानती, अपने मन का करती। उसे पता था मेरी मजबूरी क्या है। बहस या झगड़ा होने के बाद वह बात करना बंद करती और हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं बनता। पिताजी को ही लेकर अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि माँ उनकी हर ज़रूरतें पूरी करती थी, पर स्नेहा को लगता ये फालतू काम बढ़ाते हैं। एक दिन स्नेहा बाथरूम से नहाकर निकली थी, तभी नीचे पापा भी चलते हुए आ गए। स्नेहा ने बस तौलिया लपेटी थी। पापा उसी समय अपनी नज़र चुराकर अंदर चले गए और शर्मिंदा हो गए। स्नेहा को भी ये बात लगी। शाम को वापस आने पर स्नेहा ने बताया कि ऐसी बात हुई है, पर इसमें पापा की गलती नहीं है। मैंने स्नेहा से बोला, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में पापा हैं, तो तुम्हें तौलिया लपेट के आने की क्या ज़रूरत थी। पर उसने मुझसे बहुत कड़े शब्दों में कहा कि क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मैं अपने घर में अपने हिसाब से घूम नहीं सकती? बहस के बाद हम सो गए और अगले ही दिन स्नेहा ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि पापा से बोलो कि वो नीचे कमरे में रहे। अब पत्नी की बात ना मानता तो उसमें भी दिक्कत, और पापा को बोल नहीं सकता था कि आप नीचे जाइए। मैंने बिना कुछ बोले पापा का सारा सामान नीचे कमरे में शिफ्ट करा दिया। पापा ने बोला, बेटा नीचे बंद बंद लगता है, घुटन सी होती है। मैंने भी बोल दिया, पापा मम्मी के ना रहने के बाद स्नेहा के ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है और उसे थोड़े प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। पापा समझ गए थे कि मैं उस दिन वाले वाकया की बात कर रहा हूँ। पापा ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ सिर हिलाते हुए अपनी छड़ी पकड़ी और धीरे धीरे अंदर चले गए। 10 दिन बाद पापा ने हमारे लिए दुबई की टिकट बुक की, 15 दिन लंबे वेकेशन की, और बोला, जाओ बेटा, बहू के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, उसे घुमा लाओ। ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद मैं और स्नेहा दोनों घूमने जाते हैं। 16वां दिन जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा रहता है। हम पापा को फ़ोन मिलाते हैं, पर वह उठाते नहीं। स्नेहा गुस्सा होने लगती और पापा को भला बुरा बोलती है और मुझसे कहती है, अगर पापा का ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग को अलग घर लेना पड़ेगा। तभी पापा के दोस्त माथुर अंकल का फ़ोन आता है और वे बोलते हैं, रुको बेटा, आता हूँ। अपनी काली रंग की एक्टिवा पर 5 मिनट में माथुर अंकल आते हैं और एक चाबी और एक पेपर हमें देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये फ्लैट तुम्हारा नया घर है, इस घर को तुम्हारे पापा बेच दिए हैं। हम दोनों को गुस्सा आई। हमने बोला, पापा कहाँ हैं? इस पर माथुर अंकल ने कहा कि ये मैं नहीं बता सकता। हम गाड़ी में बैठे और पेपर देखा तो ये फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट था, जिसमें 2 साल का रेंट और पगड़ी एडवांस भरी हुई थी। साथ में पापा की एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बहू को आज़ादी चाहिए थी, अब नए फ्लैट में उसे मिलेगी। अपने ही घर के एक कोने में मुझे रहना गवारा नहीं था। ये घर जितना मेरा था उतना ही बहू और तुम्हारा था, पर बहू के व्यवहार की वजह से मुझे काफ़ी ठेस पहुंची है और अपने ही घर में मुझे गैर जैसा लगता था। शायद बहू को भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैंने घर 6 करोड़ में बेच दिया है और उसी पैसे से 1 करोड़ का बंगलो लिया है। तुम्हारे घर का किराया भी भर दिया है, बाकी पैसे बैंक में हैं। उसके ब्याज से मेरी ज़िंदगी अच्छी कटेगी और मैंने अपनी देखभाल के लिए एक नर्स और एक सेवक रख लिया है। मेरी चिंता मत करना, तुम और बहू आज़ादी से रहो। मुझे समझ नहीं आया कि स्त्री के शरीर के प्रेम में मुझे अपने पिता का दुख दिखा ही नहीं। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं जयपुर में आज भी उसी फ्लैट में किराए पर हूँ और अब इस बात को 6 साल हो गए हैं। पापा की कीमत अब समझ आती है मुझे भी और मेरी पत्नी को भी। दुनिया वालों के नज़र में मेरे पापा ने
अपने बच्चों के साथ गलत किया, लोग उन्हें कोसते हैं कि आप कैसे बाप हैं। अपनी आज़ादी के लिए बच्चों को नरक में डाल दिया, लेकिन पापा ने आज तक अंदर की बात किसी से नहीं कही है। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, ये याद रखिए कि आपकी पत्नी वो है जिसके साथ आपको आगे की ज़िंदगी काटनी है, पर माता पिता वो हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया जिसके भरोसे आपकी पत्नी की ज़िंदगी कटेगी। इसलिए पत्नी के चक्कर में माता पिता से बैर कभी मत कीजिएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।